नमस्कार, मैं सोनू फिर से हाजिर हूँ आपके साथ विदर्भ न्यूज़ 365 में। जिस तरह से मतदान चल रहे हैं, शिक्षक मतदान चल रहे हैं और आप हमें सुबह से बहुत सारे वक्ताओं को आपने सुना है और अभी हमारे साथ विराजमान है मोहम्मद वकील दानिश सर जी, जो नांदगांव खंडेश्वर उर्दू हाई स्कूल के मुख्याध्यापक है। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। तो सर, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं और अब तक के दर्शक भी जान चुके हैं कि किस तरह से मतदान शुरू है और किस तरह से शिक्षक मतदान का जो दौर अभी चला है 3 दिनों में बहुत ज़्यादा इस पे भर रहा है। तो मैं दर्शक भी जानना चाहते हैं और मैं भी ये जानना चाहती हूँ कि आपको ये जो दौर चला है इस समय का शिक्षक महाआघाड़ी का, इस पर आप मतलब क्या सोचते हैं, क्या विचार है आपका? देखिए, सबसे पहले तो मैं हमारे विदर्भ न्यूज़ 365 का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमें प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा के दिया है और ये मैं समझता हूं मेरे लाइफ का पहला इंटरव्यू होगा मैडम। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि पिछले 1 दिसंबर को जो मतदान हुआ था उसमें शिक्षकों के वोट एकुन जो है वो 35,000 थे। अब उसमें आप लोगों को मालूम है कि 29,000 वोटिंग हुआ था नियर अबाउट। जी। आज उसकी काउंटिंग है। अब काउंटिंग सुबह 8 बजे से शुरू हुई है। उसमें क्या हुआ है कि पहले क्रमांक के जो वोट मोजे जा रहे हैं वो पहले राउंड में 14,000 वोट मोजे गए और दूसरे राउंड में बचे हुए 15,000 वोट मोजे जाएंगे। तो अब 15,000 वोटों की भी गिनती अब नियर अबाउट होते हुए आ गई होंगी। तो ऐसे कंडीशन में पहले राउंड में किरण सरनाइक जी 2,000 वोटों से आगे थे। अब लेटेस्ट मेरे पास तो वो आंकड़ा नहीं है सेकंड राउंड का, क्योंकि अधिकृत वो सेकंड राउंड घोषित भी नहीं हुआ है अभी। तो अब ये देखिए कि ये इलेक्शन पहले जो हुआ करते थे शिक्षक मतदार संघ के, शिक्षक चुनाव क्षेत्र के, वो शिक्षकों के बीच में हुआ करते थे। लेकिन अब ऐसा हुआ है कि महाराष्ट्र में 5 विधान परिषद के जो चुनाव हो रहे हैं वो पार्टी लेवल पर आ गए हैं। यानी अब ऐसा हुआ है कि महाविकास आघाड़ी ने अपने गठबंधन में, जैसा महाविकास आघाड़ी है महाराष्ट्र में जिसके मुखिया हमारे उद्धव ठाकरे जी है और राष्ट्रवादी कांग्रेस के सर्वेसर्वा शरद पवार जी है और हमारे कांग्रेस पार्टी की मैडम सोनिया जी है, उन्होंने एक महाविकास आघाड़ी बनाई थी और आज उसको 1 साल पूरा हो गया है। सरकार अच्छी चल रही है और उसमें महाविकास आघाड़ी के 5 सीटों में अमरावती की सीट शिवसेना के खाते में गई थी। अब अमरावती ने ये अपने खाते में सीट ली थी तो अमरावती के पूरे विभाग में जितनी मेहनत शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने की उतनी ही मेहनत राष्ट्रवादी के ही कार्यकर्ताओं ने की और उतनी ही मेहनत कांग्रेस के भी कार्यकर्ताओं ने की, 1-2 अपवाद छोड़ दो तो। और शिक्षक आघाड़ी का एक जो कैडर बेस है, जैसे जो कैडर वोटर है, अब हमारे शिक्षक आघाड़ी के आदरणीय देशपांडे साहब ने नियर अबाउट पूरे 5 जिलों में 56 तालुकों में और 5 जिला के अध्यक्ष और 56 तालुकों के तालुका अध्यक्ष हमारे शिक्षक आघाड़ी के हैं। वो 56 तालुके के अध्यक्षों ने और कार्यकारिणी ने भी बहुत मेहनत ली है। तो अब जैसी जो पहला रुझान आया था उससे हमारे थोड़ा सा मैं क्या पूरी शिक्षक आघाड़ी नर्वस ही हो गई थी, क्योंकि लीड जो था वो 2000 का था और हम थोड़ा, हमारे चेहरे पे मायूसी थी कि भाई 5 साल में, 6 साल में, पिछले 6 साल में जो भी हमारे कार्य है वो अगर देखे तो साहब जो है वो कोविड के भी उनको कोरोना भी हो गया था मैडम, 2 बार कोरोना हुआ सर को। उसके बावजूद भी उन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए वो मुंबई जाते रहे और बिना अनुदानित शिक्षकों को जो अनुदान पे 20% आए थे, 40% आए थे, उनके लिए वो प्रयत्न करते रहे। यानी मुद्दा कोई भी हो, शिक्षण क्षेत्र से जुड़ा हुआ कोई भी मुद्दा, उसका सही पाठलाग हमारे आदरणीय श्रीकांत देशपांडे साहब ने किया है। जो जानकारी सर आपने हमें दी है उस मुताबिक ये जो इलेक्शन इस बार हुए हैं इसमें ऐसी कौन सी अहम बात है जो आपको नजर आती है? देखिए, अहम बात क्या है, सबसे पहले तो
जो कायम स्वरूप बिना अनुदान तत्वों पर चल रही है शालाएं, वो नियर अबाउट अपना महाराष्ट्र में 1400-1500 है। अब एक स्टेज देवेंद्र फडणवीस साहब के कार्यकाल में हमारे को शिक्षक आघाड़ी के हमारे सर्वे सर्वा आदरणीय श्रीकांत देशपांडे साहब ने इन्हीं के अनुदान तत्वों पर लाने के लिए, शालाओं को बिना अनुदान तत्वों से अनुदान तत्वों पर लाने के लिए भीख मांगो आंदोलन किया था। और वो आंदोलन उन्होंने शेगांव से शुरू किया था नागपुर तक पैदल। तो हमारे भीख मांगो आंदोलन करने के दौरान थोड़ा सा उस पर सरकार पे दबाव बना और सरकार ने फिर उनको 20% पर लाया, वो स्कूलों को 20% पर लाया। और उसके बाद में आज की पोजीशन में 40% अनुदान उनको मिल रहा है। ये बात है कि हमारे जो सिटिंग आमदार थे देशपांडे साहब, उन्होंने ये वादा किया था बिना अनुदानित तत्वों पर चलने वाले शालाओं से कि भाई मैं 60% अनुदान पर लाऊंगा। मगर आप देखिए मैडम कि जब कोरोना का ये संकट हमारे देश पर आया और 23 मार्च से लॉकडाउन लगा, तो उसके बाद में आमदारों की जो निधि थी, वो निधि एक पत्र निकला था 20 अप्रैल को। तो वो पत्र के अनुसार वित्त मंत्री, हमारे महाराष्ट्र के वित्त मंत्री अजित पवार जी ने वो उनके सिग्नेचर, सचिव के सिग्नेचर से जो पत्र निकला था, उसमें वो निधि वापस बुलाई गई। तो जो निधि आमदारों की थी वो भी निधि वापस हुई। जी, महाविकास आघाड़ी और भाजपा जैसे जो राष्ट्रीय पक्ष है, इस चुनाव में उतरने के बाद शिक्षकों की मनस्थिति क्या है, आप क्या हमें जानकारी दे सकते हैं? देखिए कैसा है कि अब इसको तो राजकीय स्वरूप लग गया है। ये जो चुनाव थे ये शिक्षकों के लेवल पर होना चाहिए था। जी। पदवीधर मतदार संघ का जो चुनाव आता, जिसमें हमारे पिछले इसमें चुन के गए थे रंजीत पाटिल जी, तो उसमें पदवीधर लोग जो ग्रेजुएट लोग रहते उनका वोटिंग रहता, और इसमें प्योर शिक्षकों का वोटिंग रहता। उसमें भी वर्ग 9 से 8 से लेकर तो 12वीं तक के पढ़ाने वाले या सीनियर कॉलेज को पढ़ाने वाले शिक्षकों का ही वोटिंग रहता। उसमें पहली से लेकर 7वीं तक के पढ़ाने वाले शिक्षकों का वोटिंग नहीं रहता। ऐसे कंडीशन में अगर ये चुनाव शिक्षकों के बीच में होता था तो बहुत ही अच्छा था, लेकिन अब क्योंकि राजकीय स्वरूप आ गया है, इसलिए उसमें बीजेपी ने भी अपना कैंडिडेट खड़े कर दिए थे यहाँ पर, नितिन धांडे जी, जो विदर्भ वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष है। तो और दूसरी बात यह है कि बीजेपी का तो एक विंग था इससे पहले, बीजेपी का एक विंग है शिक्षक परिषद करके। तो उससे पहले ये देशपांडे साहब से पहले तो विमाशी के वसंतराव खोटरे साहब 10 साल आमदार रहे, और उससे पहले दिवाकर रावते साहब आमदार रहे यवतमाल के। वो शिक्षक परिषद के इस पर चुन के आते थे। तो ये है शिक्षक परिषद जो है वो बीजेपी की विंग है ना। लेकिन अभी क्या हो गया, अभी इसको राजकीय रूप आ गया, अब इसमें पार्टियां इन्वॉल्व हो गई। तो महाविकास आघाड़ी ने 5 सीटों को इस तरह बांट लिया कि 2 राष्ट्रवादी, 2 कांग्रेस और 1 शिवसेना। तो अमरावती की जो सीट है वो शिवसेना को आई है। तो इसमें अब शिक्षक भी क्या करेंगे, शिक्षकों का ही एक प्रतिनिधि होना चाहिए। जैसा बार बार इस इलेक्शन में ख़ास तौर से ये जो अभी जो शुरू हुआ था 12 को नॉमिनेशन फॉर्म हुआ था, और उसके बाद में जो एक प्रचार का दौर शुरू हुआ, उसमें बहुत सारे शिक्षकों ने इस मुद्दे को उठाए कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, ये शिक्षकों का क्षेत्र है तो इसमें राजकीय हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए था। मगर अब वो क्योंकि पार्टी बेसिस पर आ गया था, तो फिर उसमें जैसी बीजेपी ने अपना कैंडिडेट उतारा और वो शिक्षक परिषद ने भी अपना कैंडिडेट उतारा, और विमाशी विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघ ने भी अपना कैंडिडेट उतारा। और आपको मालूम होगा कि कपिल पाटिल जो मुंबई के आमदार है, उनकी भारतीय पार्टी है, मैं नाम भूल रहा हूँ, वो पार्टी है, उससे हमारे दिलीप निमोरकर साहब खड़े हुए थे कपिल पाटिल के बैनर से। दिलीप निमोरकर साहब खड़े हुए थे, और हमारी संगीता ताई शिंदे जो है वो उनकी तो खुद की अपनी एक संगठन ही है, शिक्षक संघर्ष संगठन। हमारे शेखर भोयर जी हैं जिनकी खुद की एक संगठन है शिक्षकों की। ऐसे हालात में शिक्षकों की संगठन रही
और उसमें चुनाव हुआ तो मैं समझता हूँ ये सही भी है। लेकिन अब चूंकि राजकीय उसको स्वरूप आ गया है तो सर, जैसे आपने अभी जानकारी दी कि जैसे इसमें राजकीय पक्ष भी आ चुके हैं, शिक्षकों ने इसका विरोध भी किया है, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि 27 उम्मीदवार जी हाँ, ये इलेक्शन लड़ चुके हैं। हाँ। ये जो स्थिति निर्माण हुई है इन दिनों में, ये शिक्षकों के मन में ऐसे क्या सवाल चल रहे हैं या शिक्षक इस बारे में क्या सोच रहे हैं कि अचानक ये बदलाव क्यों, अचानक ये बदलाव कैसे? नहीं, अचानक ये बदलाव नहीं है जो ये शिक्षकी पेशे में है। हर कोई शिक्षक चाहता कि शिक्षकों द्वारा ही चुना गया प्रतिनिधि शिक्षक आमदार के रूप में होना चाहिए। अब ऐसे कंडीशन में अगर मान लीजिए वो पार्टियों के लेवल पर आ जाता है तो फिर शिक्षक उसमें क्या करेंगे, एक बात। दूसरी बात ये है कि ये जो 27 उम्मीदवार खड़े रहे उसमें अधिकांश तो शिक्षक ही है ना, शिक्षक की पेशे से जुड़े भी है। अच्छा। अब देखिए, अब ये देशपांडे साहब भी शिक्षक के पेशे से जुड़े हुए ही थे ना, उनकी क्वालिफिकेशन देखिए, उनका अपना तंत्र शिक्षण ये है, वो तंत्र शिक्षण कॉलेज चलाते हैं। दूसरी बात ये है कि अभी ये देखिए हमारे धांडे साहब देखिए, उनको वो भी तो विदर्भ वेलफेयर सोसाइटी की है, वो डॉक्टर नितिन धांडे साहब भी है। हमारे संगीता ताई जो है वो तो मुख्याध्यापिका है आश्रम शाला की। तो एक कैसा है कि ये बात अपनी जगह दुरुस्त है कि शिक्षक पेशे से ही, शिक्षकों में से ही कोई आमदार चुन के जाना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। जैसे बहुत सारी बातें हो चुकी है, हम लोग बहुत चीज़ें सुन चुके हैं, बहुत चीज़ें जान चुके हैं, और बार बार ये सवाल उठता है कि बहुत सी जनता के मन में ये सवाल है कि उम्मीदवार, विधायक, ये जो चीज़ें हैं, तो आप थोड़ा क्या बताना चाहेंगे कि सामान्य विधायक और शिक्षक विधायक उम्मीदवार आमदार, इसमें क्या क्या फ़र्क है? कैसा है कि ये सामान्य आमदार जो रहता है, जो अब फर्ज करो बडनेरा मतदार संघ से रवि राणा जी है, अमरावती मतदार संघ से सुलभाताई खोड़के है, इधर अगर अपन वरुड में जाएंगे तो हमारे देवेंद्र जी भोयर है, इधर अगर अपन क्या बोलते इधर जाएंगे धामनगांव में, धामनगांव मतदार संघ के हमारे अरुण दादा अड़सड़ के लड़के प्रताप दादा अड़सड़ है, उधर त्यूसे में जाएंगे तो यशोमती ठाकुर है, उधर आप क्या बोलते मेलघाट में जाएंगे तो राजकुमार पटेल है, आप अचलपुर में जाएंगे तो बच्चू कड़ू है। तो ये जो चुन के आए हुए हैं ये आम जनता ने चुन के दिए हैं। और इधर जो शिक्षक मतदार संघ में है इसमें प्योर शिक्षक ही है, शिक्षक ही चुनते हैं। अब ये 5 जिलों के जो शिक्षक है वो 39,000 समथिंग है, तो उतने वोटर हैं। अब इसमें कैसा होता है कि हर ये शिक्षक आमदार को साल की 2 करोड़ की निधि रहती है, वो 2 करोड़ की निधि उसको स्कूलों पर खर्च करनी होती है। स्कूल अब इस पर जो कैसा रहता कि फ़र्ज़ कीजिए कोई किसी स्कूल में कोई चीज़ कम है तो वहाँ पर अपना आमदार शिक्षक आमदार वहाँ पर वो अपने निधि से वो वहाँ का विकास काम करता है। कहीं किसी को डेस्क बेंच रखते हैं तो डेस्क बेंच बनाना, किसी को लैपटॉप लगता है, कंप्यूटर लगता है तो वो देना, किसी को बोरिंग लगती है तो बोरिंग देना, किसी को अगर बिल्डिंग बनाने की है तो 2 कमरों 3 कमरों का एस्टीमेट तैयार करके बिल्डिंग बना देना। तो ये काम विधायक के रहते हैं, शिक्षक विधायक के रहते हैं। तो जैसे कि आपने बताया कि आप भी उर्दू हाई स्कूल के मुख्याध्यापक। जी जी। तो आप श्रीकांत जी देशपांडे सर जो पिछले पहले भी रह चुके हैं, जी हाँ जी हाँ जी हाँ, आप क्या उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इस बार क्या बदलाव लाएंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि इस बार जो पिछले 6 साल में गलतियां हो गई है वो गलतियां अगर मान लीजिए चुनकर आते हैं तो पिछले 6 साल में जो गलतियां हुई वो गलतियां अब मेरे ख्याल से देशपांडे साहब नहीं दोहराएंगे। जो विधायक निधि रहती है वो विधायक निधि अगर स्कूलों पर ही खर्च हो तो बेहतर है, स्कूलों पर ही खर्च होना चाहिए। विधायक निधि स्कूलों पर ही खर्च होना चाहिए। 5 ज़िलों के अब देखिए 56 तालुके हैं, 56 तालुके में 3000 स्कूलें हैं, 5 ज़िले हैं। ऐसे कंडीशन में अगर अपनी निधि स्कूलों पे खर्च होंगी तो वो
एक तरह से स्कूलों का भी विकास होता है। अब मान लीजिए कोई स्कूल में फर्नीचर नहीं है, कोई स्कूल में कंप्यूटर नहीं है, कोई स्कूल में बाउंड्री वॉल नहीं है, कोई स्कूल में गेट नहीं है, कोई स्कूल में पीने के पानी की सुविधा नहीं है, तो वहाँ पर ये चीज़ों विधायक निधि से ये चीज़ें मिलना चाहिए। सही है। एक थोड़ा सा ब्रेक लेंगे। अभी अभी आए समाचारों के अनुसार, जो हमें अभी अभी समाचार मिले हैं, अभी अभी समाचार प्राप्त हुए हैं, उनमें दूसरा जो राउंड चला है उसमें वाशिम के किरण सर नाइक सर जो है वो 6088 मतदान से महाविकास आघाड़ी से आगे है, और डॉक्टर श्रीकांत जी देशपांडे जो कि दूसरे राउंड में 5122 वोटों से लीड कर रहे हैं, 2 नंबर पे लीड कर रहे हैं। तो इस तरह से अभी हमारा नहीं, ये जो मैं करेक्ट कर दूं, मैं आपको बताऊं कि ये जो राउंड है ये सेकंड राउंड नहीं होगा। इसमें क्या है कि मैं बताता आपको कि 6088 वोट जो है वो पहले राउंड में इनको किरण सरनाइक को मिले हैं, हाँ, और 5000 समथिंग वोट देशपांडे साहब को मिले हैं, यानी फाइट तो किरण सरनाइक में और देशपांडे साहब में ही है। तो जैसे कि वोटों का सिलसिला तो आगे चलता ही रहेगा, हमें अपना हमारे जो रिपोर्टर्स हैं वो हमें इसकी जानकारी देते रहेंगे। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि शिक्षक क्षेत्र में, जो हमारा शैक्षणिक क्षेत्र है, उसमें फिलहाल ऐसी कौन सी कठिनाइयाँ हैं जो शिक्षक जिसको फेस कर रहे हैं, जिसको वो मतलब उनको ऐसे लगता है कि नहीं ये बहुत बड़ी परेशानी है और हमारे आमदार, हमारे विधायक जो भी आए वो हमारी इस परेशानी को खास करके सॉल्व करें। नहीं, आपका सवाल वाजिब है कि कौन सी परेशानी है जी। वैसा देखा जाए तो अभी की पोजीशन में तो 2005 पूर्वी यानी 2005 के पहले लगे हुए आणि 2005 नंतर यानी 2005 के बाद लगे हुए लोगों को जूनी पेंशन योजना लागू नहीं हो रही। तो जूनी पेंशन योजना का मुद्दा जो है वो हर उम्मीदवार ने उठाया है, लेकिन अब क्योंकि सरकार ने जो निर्णय लिया है, केंद्र सरकार ने भी जो निर्णय लिया है, कभी कभी केंद्र सरकार जो निर्णय लेते राज्य सरकार को उसको फॉलो करना पड़ता। महाराष्ट्र सरकार की भी आर्थिक स्थिति जो कोई इतनी अच्छी नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में सबसे बड़ी समस्या ये है कि 2005 के पहले लगे हुए शिक्षक और 2005 के बाद लगे हुए शिक्षकों को जूनी पेंशन योजना लागू होना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं 1991 में लगा हुआ हूँ और अब मैं 2021 में रिटायर्ड हो रहा हूँ, तो मैं तो सेफ हूँ और मेरी तो जूनी पेंशन योजना है, इसलिए रिटायरमेंट के बाद मेरी तो पेंशन शुरू हो जाएंगी और नियर अबाउट मेरे को 24 से 30 हज़ार के दरमियान में पेंशन भी रहेंगी। तो ऐसे कंडीशन में ये जो 2005 के पहले लगे हुई है शिक्षक है और 2005 के बाद में लगे हुए शिक्षक है, इनको जूनी पेंशन योजना नहीं है ना। इनका जो डीसीपीएस कट रहा है, सीपीएस कट रहा है, डीसीपीएस कट रहा है, उसमें से इनको सरकार आगे देंगी ना पैसे। इनका तो जीपीएफ भी नहीं है 2005 के पहले का लगे वो कर दो बात का। इनका जो 2005 के बाद जो भी इनके जीपीएस है, जो डीसीपीएस है, जो भी इनका मतलब कट रहा है जैसे आप बता रहे हो, तो क्या इस पर कुछ मसला हल हो सकता है, कुछ मसला नहीं? देशपांडे साहब के पास में एक अच्छा प्लान था। देशपांडे साहब ने अपने प्रचार में डीसीपीएस के बारे में और जूनी पेंशन योजना के बारे में सखोल ऐसा चर्चा प्रचार के माध्यम से शिक्षकों से किया है। लेकिन होता कैसा है कि अगर मान लीजिए एक अभ्यासु आदमी अगर फर्ज करो सदन में जाता है, विधान परिषद के सदन में जाता है, विधान परिषद में जाता है, तो वो सरकार को पटाने में, समझाने में सक्षम होता है। ऐसे कंडीशन में अगर मान लीजिए अब ये जैसे रुझान आ रहे हैं उसके हिसाब से अगर देशपांडे साहब विन होते हैं तो इस पर भी वो तोड़गा निकालेंगे जूनी पेंशन योजना पर। उनके पास एक प्लान है तैयार किया हुआ। आपका ये कहना है कि उन्होंने ऑलरेडी सोच कर रखा जी हाँ कि इस मुद्दे पर, इस मसले पर क्या हल निकलना। जी हाँ सूत्रों के हिसाब से पता चला है कि आप उनके बहुत करीबी हैं। जी हाँ। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी और हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि उन्होंने पिछले 5 सालों में ऐसा क्या किया, उन्होंने ऐसे कौन से कार्य किए
जिनसे शिक्षक मतलब बहुत ज़्यादा प्रेरित हुए हैं? कि कैसा है, बहुत सारे काम तो ऐसे हो गए। एक मैं आपको वाकया बताता हूँ। मैं बॉम्बे गया था। जी। मेरी जो शाला है वो अल्पसंख्यक के दर्जे में आती है, और वो अल्पसंख्यक का प्रमाण पत्र हमारा रद्द होने वाला था। लेकिन उन्होंने, भाऊ ने, ये पर्सनल काम हो गया मेरा, कि उन्होंने, भाऊ ने रोके। अब मेरी ऐसी शाला है नांदगांव खंडेश्वर में कि मेरी शाला जब से स्कूल मेरी ओपन हुई तब से आज तक के 3.2 में है। 3.2 म्हणजे 3.2 एक असा निकष आहे गव्हर्नमेंटचा की मग त्या शाळेमध्ये भौतिक सोयी सुविधा उपलब्ध नसल्यामुळे यांची शाळा 3.2 मध्ये आहे। यानी उसको भौतिक सुविधा, उसको ग्राउंड नहीं है, स्कूल को ग्राउंड नहीं है, स्कूल को खुद की बिल्डिंग नहीं है, स्कूल को रैम नहीं है, यानी भौतिक सुविधा नहीं। तो आज तक के मेरी स्कूल 3.2 में ही चल रही है। अब हमारी संस्था ने 1 एकड़ ज़मीन ली है और अब उस पर हम बिल्डिंग तामीर करने वाले हैं। लेकिन हमारे भी जैसे कैसा होता है, हमारे संस्था में भी वादग्रस्त संस्था थी, इसलिए वो काम, तो वो मैंने देखा, उनका काम देखा बॉम्बे में। तो वो तमाम सचिवों के कैबिनों में जाके बहुत सारे संस्था के भी काम करते और शिक्षकों भी काम करते, शिक्षकों की भी काम करते। तो जैसे आपने जिस तरह से बताया हमें, जिस तरह से हमें जानकारी दी, उस हिसाब से तो ऐसे लगता है कि माननीय श्री श्रीकांत जी देशपांडे सर ने पहले से ही बहुत ऐसा मतलब प्लानिंग करके रखा है कि हमारे फ्यूचर में जो भी शिक्षक है या उनको कोई परेशानी नहीं होगी। नहीं। एक ज्वलंत समस्या मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कोविड-19 जी, कोरोना के चलते जो बच्चे शिक्षा से वंचित रह चुके हैं, जी हाँ, जी हाँ, जिनके फैमिली वालों के, जैसे माता पिता का बोलो, जिन्होंने अफोर्ड किया कि उनको मोबाइल लेके दिया, ऑनलाइन क्लासेस करवाए, वो सब ठीक है, लेकिन उन बच्चों का क्या जो क्लास नहीं कर पाए, जिन्होंने ये साल स्कूल देखा ही नहीं, ऐसे बच्चों के लिए क्या सोच कर रखा है? नहीं, अभी की पोजीशन में तो यही प्रश्न वर्षाताई गायकवाड़ से भी पूछा गया था। तो उन्होंने कहा था कि इस पर हम तुरंत निर्णय लेने वाले हैं, 1 जनवरी से हम सबके लिए ही स्कूल ओपन करेंगे। अभी फ़िलहाल 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चों को, वो भी नागपुर में, बॉम्बे में और मेट्रोपॉलिटन जो सिटी है बड़े बड़े, उसमें तो नहीं ओपन हुआ है। ये हमारे जैसी ये जो अमरावती है, अमरावती ज़िला है, यवतमाल ज़िला है, वाशिम ज़िला है, अकोला ज़िला है, विदर्भ में कुछ ज़िले हैं जहाँ स्कूलें ओपन की गई है। दूसरी बात यह है कि सबसे पहले स्कूल शुरू करने से पहले स्कूल को सैनिटाइज कराया गया, और वो वर्ग 9वीं से लेके तो 12वीं तक के शिक्षकों का कोरोना टेस्ट कराया गया। अब कुछ उसमें मेरे ख्याल से 2% 3% ही लोग पॉजिटिव पाए गए। जैसे मान लीजिए हमारे नांदगांव खंडेश्वर में इतने 135-40 शिक्षकों में 3 ही शिक्षक थे जो पॉजिटिव आए थे, तो उनको होम क्वारंटाइन कराया गया था। लेकिन बच्चों के मामले में अभी वर्षाताई गायकवाड़ जी आई थी, तो हमारे एक पत्रकार मित्र ने उनसे सवाल पूछा था कि भाई तुमने शिक्षकों के तो कोरोना टेस्ट करा लिए थे, लेकिन तुम बच्चों के बारे में तुमने ये क्यों नहीं रखे कि बच्चों का टेस्ट कराया जाए? तो उन्होंने ये उत्तर दिया था कि बच्चों के इसलिए नहीं रखे कि वो मास लेवल पर हो जाता था, वो मामला कुछ कवर नहीं होता था। और हमने ये सूचना दी थी, उन्होंने उनके पत्र में जो सचिव से जो पत्र निकला था उसमें ये सूचना दी थी कि शिक्षक अपने कोरोना टेस्ट करा ले और बच्चों को ये कहे कि भाई अगर मान लीजिए किसी बच्चे को सर्दी है, जुकाम है, खांसी है, बुखार है, वो स्कूल में ही ना आए। और आपने जो प्रश्न किया कि ऐसे कितने बच्चे वंचित रह गए होंगे जिनके पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है, जिनके पास में घर पे टीवी नहीं है। अब ऐसा धोरण निकाले थे कि भाई जिसके पास एंड्रॉयड मोबाइल है वो ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करे, और जिनके पास में एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है वो क्या बोलते, शिक्षक मित्र भी बनाए गए थे, ताकि अगर एक महल्ले में कोई ऐसा BA BSc B.Ed वाला, BA B.Ed वाला है जो अभी नौकरी पर तो नहीं है मगर वो होशियार है, तो वो बच्चा उनके पास जाकर मार्गदर्शन ले रहा था। और इसी तरह दूसरी बात यह है कि रेडियो पर कुछ ऐसा, कुछ टीवी पर कार्टून के माध्यम से या क्लासेस के माध्यम से। लेकिन ये जो भी जरिया है, ये ठीक है कि बच्चा जाकर किसी से एजुकेशन ले रहा है, वहाँ जाके पढ़ रहा है, रेडियो के माध्यम से सुन रहा है, लेकिन उसका लास्ट में इवैल्यूएशन कैसे होगा?
उसको नेक्स्ट क्लास में कैसे प्रमोट करेंगे? अभी तो क्या हुआ था, जब कोरोना का ये ज़्यादा हुआ था और 23 मार्च से लॉकडाउन लग गया था, तो हमारे ही स्कूल में क्या सभी जगह पे सेकंड सेमेस्टर एग्ज़ाम लिए ही नहीं गया जी। सेकंड सेमेस्टर से तो बच्चे वंचित ही रह गए। तो फिर फर्स्ट सेमेस्टर का जो एग्जाम लिया गया था, हाँ। उसी को आधारित रख के रिजल्ट दिया गया। तो जैसे वो फर्स्ट सेमेस्टर के बेस पर आपने जो रिजल्ट दिया, जी हाँ, तो अभी जैसे रिजल्ट देने के बाद में वो बच्चा टोटली अपने घर पे ही है। जी हाँ, दिसंबर भी जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, आ गया है। हाँ। अभी क्या वो बच्चा जैसे अगर 5th में था, 6th में प्रमोट किया गया, तो क्या जब स्कूल शुरू होंगे उसको 7th में प्रमोट किया जाएगा? नहीं, अब तो ये तो ऐसा है कि मान लीजिए कि एक क्लास में अगर मान लीजिए 8वीं क्लास है, अभी तक के 8वीं क्लास का एक भी क्लास नहीं हुई, क्लासरूम सिचुएशन में जो बच्चे आके बैठते क्लास नहीं हुई, लेकिन अगर वो बच्चे 8वीं क्लास में जिनके पास एंड्रॉयड मोबाइल है वो अगर पढ़ाई कर रहे होंगे, तो अब हमको तो आदेश आएगा कि भाई तुम 8वीं की परीक्षा लो, 9वीं की परीक्षा लो, 10वीं की परीक्षा लो, तो वो तो हमको लेना ही पड़ेगा। अच्छा, यानी आपके हिसाब से, आपने जिस तरह से हमें जानकारी दी उस हिसाब से बच्चे की एग्जाम आप लेंगे जब आप जब भी स्कूल शुरू होते हैं आप बच्चे की एग्जाम लेंगे जी। उस एक पर्टिकुलर सिलेबस देंगे। सिलेबस तो ऑलरेडी उसमें हमको जो पत्र आए थे पूना से संचालक साहब की तरफ से, उसमें तो उन्होंने 25% पोर्शन कम ही कर दिए थे ना जी। 25% पोर्शन कम हो गया था। अब जैसी एक किताब है, मान लीजिए एक साइंस की किताब है, उसमें 12 लेसन है, तो उसमें से कुछ लेसन तो ऑलरेडी कम हो ही गए थे जी। तो आपने जो बताया अभी, तो ये सीबीएसई के लिए और स्टेट बोर्ड के लिए, दोनों के लिए? नहीं, सीबीएसई का पैटर्न अलग रहता, स्टेट बोर्ड का पैटर्न अलग रहता जी। उनका अलग। तो अपने जो जैसे मतदार संघ से जो भी चुनकर आएंगे, जो भी अपने आमदार बनेंगे, तो क्या वो स्टेट बोर्ड वालों के लिए ही सब्सिडी या जो भी काम करेंगे, या वो सीबीएसई वाले जो नॉन ग्रेजुएट स्कूल है? कैसा रहता जी, एक आमदार जो रहता वो पूरे 5 जिलों का आमदार रहता, और वो अपना आमदार शिक्षकों का प्रतिनिधि बनकर विधान परिषद में जाता, तो मुद्दे वही उठाता ना विधान परिषद में कि भाई अब एग्जाम के बारे में बोलिए, शिक्षकों के अब ये टेस्ट के बारे में बोलिए, फिर वो स्कूल ग्रांटेड हो या नॉन ग्रांटेड हो या ग्रांटेड हो, सबके लिए समस्या है उनके साथ शेयर कर सकते जी। आपसे बहुत सारी जानकारी हमें प्राप्त हुई। अब दिल से मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को कुछ ऐसा बताएं जो उन्होंने अभी तक नहीं सुना है, या उन्होंने अभी तक नहीं जाना है उस चीज़ को, या कुछ ऐसी बातें जो हमारे शिक्षक मित्र तक नहीं पहुंची है, कुछ ऐसा मुद्दा अगर छूट गया है। नहीं, कैसा है कि मैं अपने तरफ से क्या बता सकता हूँ, आप अगर कोई और एक आधा सवाल पूछे तो मैं उस पर अपनी राय कायम कर सकता हूँ और मैं अपना जवाब दे सकता हूँ। अभी मैं क्या बता सकता हूँ। आपके पास में अगर कोई और सवाल हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ये चुनाव के संदर्भ में भी पूछ सकते हैं। अभी तो फाइनल रिजल्ट आए नहीं, फाइनल रिजल्ट अभी देर रात को आएंगे, 1:30 बजेंगे, नहीं तो पिछले टाइम तो 5 बज गए थे, 4-5 बज गए थे। क्या सेकंड राउंड की गिनती शुरू होंगी ना, अभी सेकंड राउंड की गिनती शुरू होंगी, क्योंकि जो कोठा है वो कोठा कोई उम्मीदवार पूरा नहीं करेगा तो उसके 2 नंबर के भी वोट मोजे जाएंगे मैडम जी। इसलिए कोई सवाल हो तो आप पूछें, वरना बहुत बहुत धन्यवाद। कीमती समय में से समय निकालकर आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने हमें बहुत सी ऐसी जानकारी दी जिससे जो हमें नहीं पता थी। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।